इस वीडियो में प्राइस एक्शन समझेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, उनका क्या इंप्लीमेंटेशन होता है और कैसे उनसे आप पैसे अर्न कर सकते हो। हाय गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जहाँ पे स्टॉक, फाइनेंस और ट्रेडिंग से की बात करते हैं, उससे कैसे पैसे अर्न कर सकते हो उसकी बात करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो थर्ड वीडियो है ये हमारी प्राइस एक्शन सीरीज़ का। अगर आपने पहले दूसरे वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या फिर आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी लिंक पा सकते हो। तो ये वीडियो आपका बेसिकली प्राइस एक्शन में सपोर्ट रेजिस्टेंस के टॉपिक को कवर करने जा रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस टॉपिक एक ऐसा है जो अपने आप में ही प्राइस एक्शन का कह लो कि कोर है, हार्ट है, ठीक है। इफ़ यू आर only expert in support resistance, you can still make money in stock market. You don't need any pattern, you don't need anything else apart from support and resistance. If you know them very well, ये मतलब अपने आप में sufficient है, ठीक है। एंड टुडे आई ट्राई टू गिव एज मच एज पॉसिबल, जितना मेरे को पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, मैं उतना सब कुछ आपको समझाने की कोशिश करूंगा बहुत सिंपल लैंग्वेज में। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और अगर पुराने हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करते जाओ, ठीक है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। और इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, लेट मी मार्क दैट फर्स्ट। तो पहले हम समझेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है, एंड देन विल टॉक अबाउट कि उनको आप ड्रॉ कैसे करते हो, ठीक। फिर उसके बाद पढ़ेंगे ट्रेंड लाइन क्या होता है, और फिर उनको आप ड्रॉ कैसे कर सकते हो। हम एक्चुअल चार्ट पे भी ड्रॉ करके देखेंगे, एंड देन विल टॉक अबाउट डिफरेंट बिटवीन सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन। ओके, ये टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। तो लेट्स बिगिन द सेशन। आपको अगर स्क्रीन पे दिख रहा है तो यू कैन सी कि हमारे पास है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ये देखो मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिकली एक तरीके से आपका वॉल, ठीक है, वॉल की तरह उसको आप ट्रीट कर सकते हो। मतलब वॉल भी छोड़ो, सीलिंग और फ्लोर की तरह ट्रीट कर सकते हो। ओके, तो मान लेते हैं आप एक घर में हो, फ्लोर है, सीलिंग है, आप उसमें बॉल उछालते हो, ठीक है। तो एक जगह बॉल रुकेगी, वो है आपका फ्लोर पे, फ्लोर से रुक के ऊपर जाएगी सीलिंग पे, फिर सीलिंग से लड़के नीचे आएगी फ्लोर पे, फिर फ्लोर से लड़के आएगी ऊपर सीलिंग पे। ये एक तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मान सकते हो, ऐसा ही होता है, ठीक है। ये हो गया एक्चुअल रियल लाइफ से एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम एक्चुअली सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में सपोर्ट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर से सुनो, सपोर्ट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और रेजिस्टेंस एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं। मतलब अगर कोई स्टॉक है, उसका प्राइस आपका सपोर्ट के पास आ गया, ठीक है, सपोर्ट के पास आते ही वहां बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और मार्केट ऊपर चला जाएगा, रिवर्सल ले लेगा, ठीक। अगर कोई ऐसा स्टॉक है जिसका प्राइस रेजिस्टेंस के पास आ गया, तो रेजिस्टेंस के पास आते ही वहां पे सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं और मार्केट फिर नीचे चला आता है, ठीक। तो लेट मी मेक दिस लाइन फॉर यू। ये रहा एक लाइन जिसको हम बोल देते हैं रेसिस्टेंस, और ये रहा एक लाइन जिसको बोलते हैं सपोर्ट, ठीक है। अब अगर कोई स्टॉक का प्राइस इसके बीच में मूव कर रहा है तो ऐसे मूव करता है, ठीक है, ऐसा कुछ मूव करेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में, ओके। और यहाँ पे इसको हम बोलते हैं नीचे वाले को सपोर्ट और इसको बोलते हैं ऊपर वाले को रेसिस्टेंस। राइटिंग में ध्यान मत देना, मैं माउस से लिख रहा हूँ तो राइटिंग मेरी खराब हो सकती है, बट एक्चुअल राइटिंग में मेरी अच्छी नहीं है, ओके। ये हो गया आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक। अब देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका जैसे ही इस रेजिस्टेंस के बाद स्टॉक आता है, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे ही सपोर्ट के बाद स्टॉक आता है, यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो जाते हैं और मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। अब इसके पीछे, सपोर्ट रेजिस्टेंस के पीछे एक थ्योरी और भी है एक्चुअली, जो मुझे बहुत लॉजिकल लगती है, ओके। तो अज्यूम कि आप कहीं मार्केट में जा रहे हो, ओके, मार्केट में गए, कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो आप। प्रोडक्ट खरीदने के लिए आप उसका प्राइस पूछोगे, ओके। अब हर एक प्रोडक्ट के पास, हर एक प्रोडक्ट का एक फेयर वेब प्राइस होता है। कोई भी प्रोडक्ट आपका अगर खरीदने चाहते हो तो उस प्रोडक्ट का एक फेयर प्राइस होता है, ओके। जैसे मान लेते हैं आप आलू खरीदने जा रहे हो, ठीक है, तो आलू का एक फेयर प्राइस है कि 15 रुपये किलो, 20 रुपये किलो हो सकता है, ये उसका फेयर प्राइस है, फेयर वैल्यू है। अब मान लेते हैं आप किसी शॉप पे जाते हो, वो आपको ऑर्गेनिक आलू बोल के 50 रुपये किलो आलू चिपका रहा है, ठीक है, ऑर्गेनिक आलू बोल के 50 रुपये किलो आलू चिपका रहा है। या फिर आप किसी शॉप पे जाते हो जहाँ पे आलू की प्राइसेस 2-3 रुपये किलो मिल रहे हैं, ठीक है, 2-3 रुपये किलो मिल रहे हैं। तो अब इनको क्या कह सकते हैं हम, कि जो ऑर्गेनिक बोल के आपको चिपका रहा है वो आपको ओवर प्राइस दे रहा है, ठीक है, फेयर वैल्यू से ज़्यादा प्राइस है उस आलू का, ठीक है। और 2-3 रुपये का मिल रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पे फेयर वैल्यू से काफ़ी कम है प्राइस आलू का। अब इस बात को समझो, अगर किसी भी प्रोडक्ट का जो वैल्यू फेयर होगा तो वहां पे सेलर उसको सेल करने में भी खुश होगा, ठीक है, और बायर उसको बाय करने में भी खुश होगा।
बट अगर किसी प्रोडक्ट का वैल्यू फेयर नहीं है तो वहां पे इक्विलिब्रियम बिगड़ जाता है। अब मान लेते हो किसी प्रोडक्ट का जो वैल्यू है फेयर वैल्यू से काफी ऊपर है, तो वहां सेलर को बेचने में तो मजा आएगा, लेकिन बायर नहीं खरीदना चाहेगा। ओके, बायर नहीं खरीदना चाहेगा, दैट मीन्स कि वहां पे वॉल्यूम कम हो जाएगा। ओके, देन अगेन अगर मान लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट का फेयर वैल्यू है उससे काफी कम प्राइस पे मिल रहा है, तो वहां बायर तो जरूर खरीदना चाहेगा, बायर चाहेगा कि मैं तो जितना मन करे उतना खरीद लूंगा मैं, लेकिन वहां पे सेलर नहीं बेचना चाहेगा बिकॉज उसको फेयर वैल्यू से कम पैसा मिल रहा है। सेलर चाहेगा कि उसको फेयर वैल्यू मिले, तो यहां फिर से सेल कम हो जाएगी, फिर से वॉल्यूम कम हो जाएगा। एंड अगर आपको याद हो तो वॉल्यूम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन स्टॉक मार्केट। अगर वॉल्यूम नहीं है तो स्टॉक मार्केट अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। ओके, तो वॉल्यूम को बनाने के लिए स्टॉक मार्केट ये कोशिश करता है कि हर एक प्रोडक्ट जो कि है स्टॉक्स, उनकी वैल्यू फेयर वैल्यू के पास रहे। ओके, हर एक प्रोडक्ट की जो वैल्यू, हर एक स्टॉक की वैल्यू फेयर वैल्यू के पास रहे। ओके, अब मार्केट में अगर कुछ नहीं हो रहा है, कोई चेंजेस नहीं है, कुछ स्टॉक में हो नहीं रहा है, तो फेयर वैल्यू क्या हो जाएगी, उस रेंज के बीच में रहेगी, मतलब एक रेंज के बीच में घूमती रहेगी। ठीक, तो वैल्यू स्टॉक की क्या हुई, अभी कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, कोई नया कुछ नहीं आ रहा है, तो वो एक रेंज में घूमती रहेगी, मतलब वो उसकी फेयर वैल्यू है तो उसके आसपास घूमती रहेगी। लेकिन मान लेते हैं कोई स्टॉक, जो ABC स्टॉक की बात हमने जो की थी, उस स्टॉक का क्वार्टरली रिजल्ट आया और क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा है। अगर बहुत अच्छा है तो उसकी फेयर वैल्यू बढ़ जाएगी, फेयर वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, वो रेसिस्टेंस को ब्रेक करके निकल जाएगा। ओके, सेम वे में अगर किसी स्टॉक का रिजल्ट आता है और बहुत बेकार होता है, ठीक है, तो उसकी फेयर वैल्यू कम हो जाएगी एंड देन फेयर वैल्यू कम होते ही स्टॉक नीचे निकल जाएगा, तो वो सपोर्ट को ब्रेक कर देगा। दिस इज हाउ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वर्क लॉजिकली। फेयर वैल्यू में अगर ट्रेड कर रहा है तो वो रेंज में ट्रेड करेगा, ठीक है। अगर फेयर वैल्यू में नहीं ट्रेड कर रहा है तो वो या तो सपोर्ट को ब्रेक करेगा या तो रेसिस्टेंस को ब्रेक करेगा। ओके, और इस बात में मैं बताना चाहूंगा कि जो स्टॉक मार्केट है वो 70% ऑफ द टाइम रेंज बाउंड होता है, बिकॉज एज आई सेड कि स्टॉक मार्केट ट्राइज टू अचीव इट्स फेयर वैल्यू ऑल द टाइम। जितना हो सके वो अपनी फेयर वैल्यू अचीव करने की कोशिश करता है, बिकॉज स्टॉक मार्केट नीड्स वॉल्यूम एंड दैट्स हाउ सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क। और इसीलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस इतने ज्यादा लॉजिकल भी होते हैं। नाउ सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में एक और खास चीज है कि वो इंटरचेंजेबल है। ओके, लेट्स से अगर हम यहाँ पे बनाते हैं, एक ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है, ठीक है, ये उसके ऊपर एक और रेसिस्टेंस है और उसके ऊपर एक और रेसिस्टेंस है। मान लेते हैं ये रेसिस्टेंस बना है, सपोर्ट बना देते, कुछ भी बना लो, ठीक है। अब स्टॉक यहाँ ट्रेड कर रहा है, ठीक है, स्टॉक का फेयर वैल्यू चेंज हुआ, इसने ब्रेक कर दिया इसको। जैसे ये ब्रेक करेगा तो अभी क्या होता, अभी ये आपका सपोर्ट है और ये आपका रेसिस्टेंस है, ठीक। जैसे ही स्टॉक ने इस रेसिस्टेंस को ब्रेक किया, रेसिस्टेंस ब्रेक होते ही रेसिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है और अब इसके ऊपर जो है वो आपका रेसिस्टेंस हो जाएगा, ठीक। अब ये क्या हो गया, ये रेसिस्टेंस, ये सपोर्ट, और इसके बीच में स्टॉक ट्रेड करेगा। जैसे ही ये ब्रेक होता है, ये रेसिस्टेंस आपका सपोर्ट में बदल जाएगा और अब ये रेसिस्टेंस हो जाएगा और यहाँ पे स्टॉक इसके बीच में ट्रेड करेगा। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंजेबल होते हैं। अगर मान लेते हैं ये ब्रेकआउट करके नीचे आता है, ठीक, ब्रेकआउट करके जैसे ही नीचे आएगा तो ये पहले अभी सपोर्ट हो गया था, यहाँ पे क्लोज होने के बाद, इसको ब्रेक करने के बाद ये सपोर्ट हो गया था, बट अगर फिर से नीचे आता है तो दिस विल एक्ट एज अगेन रेसिस्टेंस और ये आपका सपोर्ट हो जाएगा। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंजेबल होते हैं। अगर रेसिस्टेंस ब्रेक होता है ऊपर की तरफ तो वो सपोर्ट बन जाता है, सपोर्ट ब्रेक होता है नीचे की तरफ तो वो रेसिस्टेंस बन जाता है। दैट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक पॉइंट। अब ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग को क्या लगता है सपोर्ट रेसिस्टेंस के पास क्या मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं? ऐसा क्या क्या हो सकता है सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो यहाँ पॉज करो, ठीक है, वीडियो यहाँ पॉज करो और बताओ मेरे को कि आपको क्या लगता है सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास क्या क्या हो सकता है। सारी पॉसिबिलिटीज आप बता सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में। ओके, नाउ इट्स माय टर्न। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज हैं जो हो सकती हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। मान लेते हैं ये एक सपोर्ट है, रेसिस्टेंस है, मान लिया रेसिस्टेंस है, ठीक है, रेसिस्टेंस है तो स्टॉक का प्राइस मूव करता हुआ यहां पे आएगा। अब यहां पे आने के बाद क्या क्या हो सकता है? या तो ये स्टॉक यहां से रिवर्सल ले लेगा, ठीक है, रिवर्सल ले सकता है, या तो ये स्टॉक
यहाँ से इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो या तो रिवर्सल या तो ब्रेकआउट, ठीक है, या फिर ये ऊपर की तरफ निकल के थोड़ा सा ब्रेकआउट करके फिर नीचे आ जाएगा, मतलब कि फेक ब्रेकआउट, ठीक। तो ये वाला रिवर्सल हो गया, ये वाला रिवर्सल, ये वाला ब्रेकआउट, ठीक, और ये वाला फेक ब्रेकआउट। ओके, ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं, दैट्स ऑल। इनके अलावा और कुछ नहीं होगा रेसिस्टेंस के आसपास, ठीक। तो जितने भी पैटर्न आप पढ़ोगे, जितने भी कैंडलस्टिक चार्ट आप देखोगे, सब कुछ तभी मैटर करता है जब वो स्टॉक या फिर वो कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट या रेसिस्टेंस के पास बन रहा हो। अगर वो बीच में कहीं बन रहा है, इट डजंट मैटर, वो आपके लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता। आपको देखना नहीं है कौन सा पैटर्न बना है, कौन सा कैंडलस्टिक चार्ट बन रहा है। अगर कोई भी पैटर्न, कोई भी रिवर्सल पैटर्न, कंटिन्यूएशन पैटर्न आपका सपोर्ट रेसिस्टेंस के पास बन रहा है या फिर ट्रेंड लाइन के पास बन रहा है, देन ओनली यू हैव टू लुक आफ्टर देम, अदरवाइज यू डोंट नीड टू लुक आफ्टर देम। वो अपना बनते रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। देखो, अब इस वाले में कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपका प्रॉफिट होगा क्योंकि आप क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट का ट्रेड लोगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें रिवर्सल होगा क्योंकि आप इसमें रिवर्सल का ट्रेड लोगे। प्रॉब्लम आती है इस वाले में, ये वाला आपको लॉस देने की कैपेबिलिटी रखता है। तो अगर हम यहाँ पे मैथमेटिक्स लगाएं तो क्या दिख रहा है कि 2 आउट ऑफ 3 चांसेस है आपके विनिंग के यहाँ पे। ओके, यही 3 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। या तो वो ऊपर जाएगा, या तो वो नीचे आएगा, या तो ऊपर जाएगा फिर नीचे चलाएगा। तीनों में से 2 में आप प्रॉफिट कर सकते हो, बिकॉज इफ यू नो कि ब्रेकआउट कब हो रहा है, इफ यू नो कि रिवर्सल कब हो रहा है, यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। प्रॉब्लम होती है कि अगर आप फेक ब्रेकआउट में फंस गए तो वहां पे लॉस हो जाता है। नाउ इफ योर स्ट्रैटेजी इज समथिंग जिसमें आपको 2 चांसेस सही मिल रहा है आउट ऑफ 3, आई थिंक यू कैन मेक मनी इफ यू आर ट्राइंग टू अचीव रिस्क मैनेजमेंट एज वेल। ओके, रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर आप ट्रेड करते हो तो यू कैन ईजिली मेक मनी। अभी आइडेंटिफाई कैसे करते हो मैं बताऊंगा आपको, कि कब रिवर्सल है, कब ब्रेकआउट है, वो सब बताऊंगा मैं आपको, लेकिन ये ही है मैथ, ठीक है। तो दोस्त हु थिंक कि प्राइस एक्शन इज डिफिकल्ट या फिर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग बहुत डिफिकल्ट है, भाई बात समझो, ये बड़ा बेसिक है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप बेसिक चीज को कॉम्प्लिकेट करते हो। यू कीप लुकिंग फॉर कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, यू कीप लुकिंग फॉर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज, वहां पे प्रॉब्लम आती है। So if you want to make money in stock market, make it simple, break out everything in pieces, bits and pieces. तो ऐसे ही है, देख लो, ठीक है। नियर सपोर्ट, नियर रेसिस्टेंस, सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज हैं, आउट ऑफ 2 यू कैन मेक मनी, दैट्स इट। नाउ मैं आपको एक लॉजिक और देना चाहूंगा। चलिए मैं बताता हूं कि मान लीजिए ये रेसिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, तो क्या होता है अगर रेसिस्टेंस के पास स्टॉक आता है तो नीचे कैसे जाता है, सपोर्ट के पास आता है तो नीचे कैसे आता है। चलिए मैं समझाता हूँ। यहाँ से स्टॉक मूव करना शुरू हुआ, रेसिस्टेंस के पास आया, नीचे चला गया, फिर ट्रेड किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, ऐसे कुछ मूव कर रहा है, ठीक है। ओके, तो हुआ क्या कि जैसे ही वो रेसिस्टेंस के पास आया, मैंने बताया था कि सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं। ओके, सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं, रेसिस्टेंस के बाद जैसे ही आता है उसको सेल करना शुरू करते हैं और मार्केट को यहाँ तक लेके आते हैं, ठीक। यहाँ पे आते ही बायर एक्टिवेट हो जाते हैं और मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ पे आते ही सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर मार्केट को नीचे ले जाते हैं, ठीक। ऐसा कुछ होता है। ओके, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि जो सेलर और बायर की जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है। वो सेलर भी लिमिटेड हैं, बायर भी लिमिटेड हैं। तो जितनी बार ये रेसिस्टेंस के पास टकराएगा उतने सेलर आउट होते जाएंगे गेम से। मान लेते हैं अगर यहाँ पे कुछ सेलर थे, वो मान लेते टोटल 1 लाख सेलर है, ठीक, 1 लाख सेलर हैं, और यहाँ पे आते ही 50,000 ने अपना पोजीशन सेल कर दिया, फिर यहाँ पे आते ही 40,000 ने और सेल कर दिया, यहाँ पे आते ही 10,000 ने और सेल कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ कि सेलर कम होते जा रहे हैं, और अगर सेलर यहाँ नहीं बचे रहेंगे, ऊपर रेसिस्टेंस के बाद अगर सेलर नहीं है तो फिर होगा ब्रेकआउट। क्यों? क्योंकि वहां बायर्स फिर भी पावर पे रहेंगे तो ऊपर लेके जाएंगे मार्केट को। ओके, अब ये बात समझो कि ये समझाने के पीछे का मतलब ये है कि जितने भी रेसिस्टेंस या फिर सपोर्ट होते हैं, जितने बार वो टेस्ट होंगे वो उतना वीक होते जाते हैं। अगर कोई रेसिस्टेंस है, ठीक, वो 3 बार 4 बार 5 बार उसकी टेस्टिंग हो रही है तो वीक होता जाएगा। क्यों? क्योंकि उस प्लेस पे जो सेलर बैठे हुए हैं उनकी क्वांटिटी कम होती जाती है। ओके, और जिस तरफ भी रेसिस्टेंस या सपोर्ट, जिस तरफ भी पहले क्वांटिटी कम होती है, जैसे मान लिया अगर सेलर की क्वांटिटी
बायर से बहुत ज़्यादा थी तो वो कम हो गई, तो उस टाइम पे बायर डोमिनेट करेंगे मार्केट को और ऊपर लेके जाएंगे। सेलर की क्वांटिटी ज़्यादा है तो मार्केट को सेलर डोमिनेट करेंगे और नीचे लेके जाएंगे। तो जिसकी भी क्वांटिटी कम हो जाती है वो मार्केट को लीड करता है। ठीक, ये लॉजिक 100% ट्रू नहीं है, लेकिन मैंने इसको इसलिए समझाया है क्योंकि आपको ये पता चले कि जो वीक होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस वो कब होते हैं। तो अगर कोई 1, 2 बार 3 बार टेस्ट होता है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को वीक बनता जाता है वो। ठीक, आपने सुना होगा डबल टॉप और डबल बॉटम। आपको कभी दिमाग में आया कि ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, या फिर जितना फेमस डबल टॉप डबल बॉटम है उतना फेमस 4 टॉप 4 बॉटम क्यों नहीं है, 5 टॉप 5 बॉटम क्यों नहीं है, 6 टॉप 6 बॉटम क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरा और तीसरा जो टेस्टिंग होता है किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पे एक्चुअल सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलने की गुंजाइश होती है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई स्टॉक एक बार एक लाइन को टच कर रहा है, ओके, चलिए मैं समझाता हूँ और भी, एक मिनट। अब मान लो यहाँ पे इसने एक बार टच कर दिया इसको, ठीक, एक बार टच कर दिया, एक बार रिवर्सल ले लिया। अब यार देखो, बात ये है कि अगर एक बार किसी को टच करता है स्टॉक, ठीक है, तो सपोर्ट की लाइन पहले से बनी नहीं होती है। सपोर्ट की लाइन हम बनाते हैं बाद में ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्सल्स। तो ये लाइन है नहीं आपके पास, ठीक, ये वाली लाइन है नहीं आपके पास। एक बार कहीं से रिवर्सल हुआ तो आप देखोगे, ठीक है, कि वहां से रिवर्सल हुआ, चलो फिर मूवमेंट करता है और फिर दोबारा जब वहां से रिवर्सल होता है देन वी कॉल इट एज अ रेसिस्टेंस। अब ये रेसिस्टेंस बना, ओके। तो जो पहला रिवर्सल होता है वो तो आइडेंटिफिकेशन में निकल जाता है, वो तो कुछ होता ही नहीं, उसका मतलब ही कुछ नहीं है। सेकेंड रेसिस्टेंस इज ऑलवेज द बेस्ट वन एंड दैट्स वाई डबल टॉप और डबल बॉटम बनाए जाते हैं, ओके। देन कम्स थर्ड रेसिस्टेंस। थर्ड रेजिस्टेंस भी काफी इंपैक्टफुल होता है बट नॉट एज इंपैक्टफुल एज सेकंड वन, तो इसलिए डबल टॉप डबल बॉटम ज्यादा पॉपुलर है और ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम कम पॉपुलर है, ओके। लेकिन आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि 4 टॉप 4 बॉटम, 5 टॉप 5 बॉटम, कभी नहीं सुना होगा, बिकॉज आफ्टर 3 क्लैशेस, 3 बार जब मार्केट नीचे चला आता है किसी पॉइंट से, तो चौथी बार में मुश्किल ये होती है कि वहां पे क्लियर नहीं होता है कि मार्केट विल सस्टेन देयर और नॉट, या फिर वो ब्रेकआउट होगा या फिर नहीं होगा, या फिर रिवर्सल होगा कि नहीं होगा, वहां पे कंफर्म नहीं होता है। एंड दैट्स वाई जो भी पैटर्न बने हैं वो डबल टॉप और ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम और डबल बॉटम तक ही बने हुए हैं। तो जितनी बार मार्केट किसी एक रेसिस्टेंस को टेस्ट करेगा उतना वीक होता जाता है रेसिस्टेंस या सपोर्ट, ये ध्यान रखना बात। तो अपना टॉपिक नेक्स्ट यही था कि द मोर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज टेस्टेड द वीकर इट बिकम्स। कोई भी रेसिस्टेंस या सपोर्ट जितनी बार टेस्ट किया जाता है वो उतना वीक हो जाता है। नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट पार्ट जिसका नाम है व्हाट इज ट्रेंड लाइन, ओके। तो ट्रेंड लाइन अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, वीडियो में रोको, कमेंट बॉक्स में बताओ कि ट्रेंड लाइन क्या होता है, आपको क्या लगता है कि ट्रेंड लाइन होता है, ठीक, क्या होता है। अगर आपकी जो बात है वो मेरे नेक्स्ट आने वाले एक्सप्लेनेशन से सही बैठेगी तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है आप सही थे, अगर नहीं है तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और पुराना वाला आप डीलर्न कर सकते हो, ठीक है। तो एक तरीके से कंपैरिजन हो जाएगा अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो, ओके। नाउ सपोर्ट रेजिस्टेंस में पढ़ लिया, ओके। सपोर्ट रेजिस्टेंस के केस में आपको अगर ध्यान हो तो क्या होगा कि मार्केट वाज ट्रेडिंग इन अ रेंज, तभी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हो, ठीक। अगर वो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है मार्केट, हॉरिजॉन्टल लाइन में एक रेंज में ट्रेड कर रहा है मार्केट, देन ओनली यू कैन ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। व्हाट इफ मार्केट इज ट्रेडिंग इन अ रेंज बट अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में, तब क्या होगा? जैसे कि यहां पे एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है लेकिन वो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, तो फिर आप यहां क्या ड्रॉ करोगे? एंड हियर कम्स ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन इज नथिंग, इट्स अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन ट्रेंडिंग मार्केट। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? साइडवेज मार्केट में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलता है, एंड अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंडिंग मार्केट में बना रहे हो देन इट इज कॉल्ड एज ट्रेंड लाइन, ओके। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस के केस में होता है कि मोस्टली जगह पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप हॉरिजॉन्टल मार्केट में कर रहे हो, साइडवेज मार्केट में कर रहे हो, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मोस्टली जगह मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ट्रेंड लाइन में ये होता है कि शायद आपको एक तरफ का ट्रेंड लाइन मिले, दूसरी तरफ का ना मिले, मतलब या तो रेजिस्टेंस मिल जाए या तो सपोर्ट मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेट मी शो यू हाउ। नाउ यू कैन सी, ये चार्ट है आपके सामने, टीसीएस का चार्ट है। अब इसमें अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करें तो कैसे बन सकता है? लेट मी शो यू, ओके।
यहां पे हम क्लिक करेंगे इसको, और एक मेरे को ट्रेंड लाइन दिख रहा है क्लियरली, ये आपका यहां से बनता हुआ, ओके ये ट्रेंड लाइन बन गया, ठीक है। अब अगर हम नीचे बनाने की कोशिश करें तो देयर माइट बी ए चांस कि जो नीचे का ट्रेंड लाइन होगा वो बिल्कुल पैरेलल नहीं जाएगा इसके, ओके, एंड इट्स नॉट पैरेलल। आप देखो ऊपर वाले के बिल्कुल पैरेलल नहीं जा रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मोस्टली केसेस में आपको पैरेलल देखने को मिलते हैं, ओके, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। लेकिन ट्रेंड लाइन का जब पिक्चर आता है, पैरेलल पिक्चर में जब आता है, तो वहां पे बेसिकली आपको एक लाइन मिलेगी, ठीक है, उसके कुछ एंगल होंगे, बट वो पैरेलल हो ये जरूरी नहीं है, ओके, वो पैरेलल हो ये जरूरी नहीं है। अब यहां पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को ये बहुत डाउट रहता है, बहुत बड़ा डाउट रहता है लोगों का, तो इस चीज को मार्क कर लेना या कहीं लिख लेना, ओके। सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन आपको कभी चार्ट में ढूंढने नहीं पड़ते हैं, ओके। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन को ढूंढने जा रहे हो, मतलब आपको ध्यान से देखना पड़ रहा है चार्ट में बैठ के कि यार ये सपोर्ट कहाँ है, ये रेजिस्टेंस कहाँ है, दैट मीन्स कि वो जेन्युइन सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, वो लेजिट सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। व्हाट हैपेंस कि जब ट्रेंड लाइन या सपोर्ट रेजिस्टेंस किसी चार्ट में होता है तो बस चार्ट देखते ही दिख जाता है। जैसे मैंने आपको ये चार्ट ओपन किया और मेरे को देखते ही दिख गया कि यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन बन रही है, ओके। सो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन, ओके। कभी भी गलती से ये मत करना कि बैठ के ढूंढ रहे हो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर आप ढूंढोगे तो बहुत सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेंगे, लेकिन वो लेजिटिमेट नहीं होंगे आपके लिए। तो जितना उसको सिंपल रखोगे यार, उतना आसान रहेगा, उतना बढ़िया रहेगा, और उतने ही बिना किसी डाउट से आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ट्रेडिंग अपने आप में ही एक बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है, और अगर इतनी स्ट्रेसफुल जॉब में आप और भी स्ट्रेस लोगे बिना मतलब कि और ज्यादा एनालिसिस करोगे तो आप प्रॉपर तरीके से ट्रेड नहीं कर पाओगे, ओके। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो प्रॉपर चार्ट पे, और क्या क्या चीजें आपको देखनी चाहिए सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते वक्त। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते वक्त जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपको एक रिवर्सल देखना पड़ेगा, ठीक है। एक रिवर्सल देखोगे, उसके बाद दोबारा जब वहां रिवर्सल होगा तो आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे इस चार्ट में देखें, यहाँ पे ये लेवल देखो आप, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक रिवर्सल हुआ, यहां पे आपको देखने को अलग मिल रहा होगा, यहां पे एक रिवर्सल हुआ, तो ये आपका पहला रिवर्सल है, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट रिवर्सल, दैट मीन्स कि ये आपका मार्किंग पॉइंट बन गया, ओके। अब अगर इसी पॉइंट से एक बार और रिवर्सल होता है देन इट विल एक्ट एज अ रेसिस्टेंस, ठीक है, इट विल एक्ट एज अ रेसिस्टेंस। इस पॉइंट को ध्यान देना, जब हम पढ़ेंगे आगे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न तो मैं इसको बहुत अच्छे से कनेक्ट करूंगा और आपको समझ में आएगा कि मैं यहां भी क्या कह रहा हूं। अगर ये आपको यहां ध्यान रहेगा तो पैटर्न समझने में बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला जो होता है वो आप मार्किंग करते हो एक लाइन के लिए, अगर उस लाइन पे दोबारा से आता है स्टॉक और रिवर्सल करता है देन इट एक्ट एज अ रेसिस्टेंस और सपोर्ट। तो यहां पे दिस विल एक्ट एज अ रेसिस्टेंस। अगर हम इसको और भी देखें नीचे तो देखो एक लाइन और बनती है, यहां पे भी स्टॉक ने एक बार रिवर्सल लिया था, ठीक है, यहां रिवर्सल लिया, फिर इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गया, फिर नीचे आया, फिर यहां पे रिवर्सल लिया। तो मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो 1 2 3 बार यहां रिवर्सल हुआ है और चौथी बार भी मोस्ट प्रोबेबली यही रिवर्सल हुआ है। तो पहला रिवर्सल, दूसरा रिवर्सल, नाउ इट विल एक्ट एज अ रेसिस्टेंस और सपोर्ट। जहां पे मार्केट है उसके हिसाब से, मार्केट ऊपर है तो सपोर्ट, मार्केट नीचे तो रेसिस्टेंस। ये अभी एक्ट करेगा एज अ, अगर मार्केट को देखें कहां पे है तो मार्केट इज बिलो दिस लेवल, हाँ, तो अभी ये एक्ट करेगा एज अ रेसिस्टेंस। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस विल बी योर फर्स्ट रेसिस्टेंस, दिस विल बी योर सेकंड रेसिस्टेंस। तो स्टॉक अगर यहाँ पे आता है तो देयर माइट बी चांस कि रिवर्सल ले ले, और अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो ये आपका नेक्स्ट रेसिस्टेंस होगा, ओके। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको एक पॉइंट ऐसा ढूंढना है जहां से रिवर्सल हो रहा हो, अगर उस पॉइंट पे एक बार और रिवर्सल होता है तो यू कैन कंसिडर इट एज अ सपोर्ट और रेसिस्टेंस, ठीक है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट है, नोट करते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको आगे बहुत काम आएंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस जब भी आप ड्रॉ करते हो तो उनका रिलेवेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या हुआ इसका, अगर मान लेते हो मैं यहाँ पे मेरा स्टॉक का प्राइस है 1687, यहाँ पे स्टॉक का प्राइस है और मैं ये वाला सपोर्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इज अ सपोर्ट, ये क्लियरली एक लेजिटिमेट सपोर्ट है, ओके, दिस इज वन इज अ लेजिटिमेट सपोर्ट। मैं यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, स्टॉक का प्राइस यहाँ पे है, कोई मतलब नहीं है इस सपोर्ट का, दिस इज इररिलेवेंट टू मी राइट नाउ बिकॉज आई एम डूइंग इंट्राडे ट्रेडिंग। तो यहां तक स्टॉक आ जाए एक दिन में, यहां तक स्टॉक नीचे आ जाए एक दिन में, इज ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल, प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत ही कम है, और जिस चीज की प्रोबेबिलिटी बहुत कम उसको आप क्यों लोगे। तो यहां वाला अगर आप इसको सपोर्ट मान के ट्रेड करने जा रहे हो दैट मीन्स कि आपका जो चार्ट है वो लाइनों से भरा रहेगा,
ऐसे आप हर जगह सपोर्ट अगर बनाते रहे तो आपका चार्ट लाइनों से भरा रहेगा और आप कंफ्यूज होगे कि कौन सा लाइन कंसीडर करना है। तो चार्ट को क्लीन रखने के लिए हम उस सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखेंगे जो अभी करंट प्राइस के पास चल रहा हो, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर हमारा करंट प्राइस यहाँ पे है, दिस इज योर करंट प्राइस, तो इसके पास कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, ओके। तो लेट मी मेक दिस क्लियर। यहाँ पे ये वाला आप एक देख सकते हो, एक बार यहाँ से रिवर्सल हुआ, एक बार यहाँ रिवर्सल हुआ, ये एक आपका रेसिस्टेंस हो सकता है। और अगर हम नीचे देखें तो एक रेसिस्टेंस यहाँ भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि स्टॉक ने यहाँ से भी रिवर्सल लिया है, ठीक है। एक बार यहाँ पे रिवर्सल हुआ था ऊपर की तरफ, फिर दोबारा आया, फिर यहाँ पे रिवर्सल हुआ, तो ऑलमोस्ट इसने 2 बार दे दिया है। अब अगर स्टॉक इसके बीच में आता है यहाँ पे, तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस हैं या फिर ब्रेकआउट के चांसेस हैं, ठीक है। या फिर अगर यहाँ आता है तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस हैं या फिर ब्रेकआउट के चांसेस हैं, दोनों यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये याद रखना कि जो रिलेवेंट होगा वो करंट प्राइस के आसपास ही होगा। अभी तो हम ये एक दिन के चार्ट पे एनालिसिस कर रहे हैं। मान लो अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे आता हूँ, ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे अगर आते हैं तो देखो हमें क्या देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर केस में। ये रहा आपका अरे ग्रासिम्स पे आ गया, टीसीएस, सॉरी। हाँ, तो हमें क्या देखने को मिलता है अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे आए तो यहां पे ये आपको एक दिख रहा है करंट प्राइस के आसपास सपोर्ट दिख रहा है। करंट प्राइस के आसपास ये सपोर्ट है विच इज करेंटली होल्डिंग, तो ये करंट प्राइस के आसपास है, ओके। अगर हम इसमें रेसिस्टेंस की बात करें तो यार देखो रेसिस्टेंस अभी यहाँ पे क्लियरली एक पिक्चर जो दिख रही है वो है ये वाली, ठीक। अगर हम एक शॉर्ट टर्म इंट्राडे के रेसिस्टेंस की बात करें तो एक क्लियर पिक्चर इसकी दिख रही है, यहाँ से रिवर्सल हो चुका है, तो ये एक छोटा सा चैनल बन रहा है जिसके अंदर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ओके। ऐसा 15 मिनट के टाइम पे जो बात क्या है, मतलब हमारा क्या पर्पस है ट्रेंड लाइन बनाने का या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने का, कि हमें एक तरीका मिले, एक लॉजिक मिले ट्रेड में एंटर करने का, ठीक। तो लॉजिक तभी मिलेगा जब आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस रेलेवेंट होगा और ऐसे आप रेलेवेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हो। नाउ देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने का एक तरीका और भी बहुत अच्छा होता है जिसको हम बोलते हैं टॉप टू बॉटम अप्रोच। उसकी बात हम कभी और करेंगे। उसमें आप अलग अलग टाइम फ्रेम देख के सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो। अभी हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं तो सिर्फ इसमें मैं यही बता रहा हूं, ओके। और देखते हैं कैसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं। तो देखिए मैं पहले से चार्ट ओपन करके नहीं रख रहा हूं क्योंकि इसमें आपको ही दिक्कत होती है। अगर मैं पहले से एक एक चार्ट ओपन करके रखूं कि यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे बनाते हैं। मैं इसलिए चार्ट रैंडमली चूज कर रहा हूं और उसमें फिर ढूंढ रहा हूं कि कहाँ कैसे बनाया जा सकता है, ओके। सो प्लीज अंडरस्टैंड, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट वीडियो बड़ी होगी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हो। अगर इतना टाइम नहीं दे पा रहे हो तो पेशेंस नहीं है आपके अंदर, ओके। नाउ अब अगर हम ग्रासिम्स की बात करें तो पुराना सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या था वो छोड़ो, अभी अगर हम ट्रेड करने की बात करें तो क्या चल रहा है ग्रासिम्स में, ओके। क्लियरली मेरे को एक नजर में दिख रही है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है। एक नजर में दिखी मुझे कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है जिसको स्टॉक काफी अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। यहां पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है जिसको स्टॉक काफी अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, ओके। नाउ ये आपका हो गया स्ट्रक्चर जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। सिंपल, नो सपोर्ट रेजिस्टेंस, ओनली ट्रेंड लाइन। तो जब भी आप किसी चार्ट को ओपन करो, अगर उसमें एक नजर में दिख जा रहा है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन है तो है, बनाओ, नहीं है तो दूसरे चार्ट पे जाओ। बहुत स्टॉक है मार्केट में ट्रेड करने के लिए, ओके। सो आई होप आपको मैंने यहाँ तक क्लियर कर दिया सब कुछ, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, ट्रेंड लाइन के बारे में, कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आप कैसे अलग अलग पैटर्न जो है रिवर्सल या कंटिन्यूएशन के उनको आप देख सकते हो। और उसमें हम टोटल 8 पैटर्न पढ़ने वाले हैं, सॉरी 8 पैटर्न पढ़ने वाले हैं, ओके। इन 8 पैटर्न्स की मदद से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे रिवर्सल या फिर कंटिन्यूएशन पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। ऑल्दो मैं अभी बता रहा हूं कि जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा आपको इनके नाम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं कभी जरूरत पड़ेगी जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपको जस्ट उनकी पावर एनालिसिस करनी पड़ेगी और आप ट्रेड कर ले पाओगे विदाउट रिमेंबरिंग देयर नेम्स। सो नाम के लिए बस जस्ट फॉर नेम सेक, और किसी के सामने अगर रोल दिखाना है कि मतलब मेरे को ट्रेडिंग आती है तो बड़े बड़े जार्गन्स यूज करने के लिए आप उनको कर सकते हो। बट अल्टीमेटली जो मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा, ठीक है, जो रूट कॉज है उसका वो बताने की कोशिश करूंगा और उसकी हेल्प से आप काफी अच्छा ट्रेड ले पाओगे, ओके। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप चैनल पे नए हो, वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं, ओके। बिकॉज प्राइस एक्शन के बिना डे ट्रेडिंग कुछ नहीं है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।